अरूज शादी करती है, शादी में धोखा मिल जाता है, एक और शख्स के ऊपर भरोसा करती है और उस शख्स से मुलाकात ऐप के जरिए होती है जहां पर रिश्ते किए जाते हैं। शादी के नाम पर वो तमाम ताल्लुकात कायम किए गए जो कि शादी के बाद, निकाह के बाद किए जाने थे। मैंने फैसला किया मैं शादी नहीं करूँ। मैंने 6 साल अकेले ज़िंदगी गुजारी है। 2024 में मुझे किसी ने मशवरा दिया था मैरिज ऐप का। मेरी मुलाकात इनसे होती है जिनका नाम तैमूर अहमद है। कितनी देर बातचीत हुई है पहले? मैं यहाँ एक आधा दिन बात हुई और वेरी नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद हम मिले। बातचीत चलती रही, फिर मुझे घर लेके दिया कि मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ, तुम वहाँ पे रहो। आपकी फैमिली को तो पता था ना? पता था, लेकिन ये भी तो पता था कि निकाह नहीं हुआ और आप बगैर निकाह के रह रही। फैमिली को सिर्फ ये पता था कि इसने घर लेके दिया और इसका आना जाना है। ये उम्रे पे गया और इसने मुझे वहाँ पे जाके ना यकीन दिलवाया कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह गई। खाना काबा के सामने खड़े हो, शक नहीं कर सकते हम कि एक बंदा इतनी बड़ी जगह जाके कसम खा के झूठ बोल देगा मेरे साथ। फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम हुआ, उससे पहले नहीं था। अगर कभी आपको लगे कि जाना है, मुझे सामने से आके कह देना। मुझे धोखा ना देना, मैंने ज़िंदगी में पहले धोखा खाया है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी फैमिली से भी मेरी लड़ाई हो गई। फैमिली ने मुझे कहा कि ये टाइम पास कर रहा है, इससे निकाह नहीं करना। फैमिली से कहा, मैंने कहा नहीं। उसने कसम खाई ये इतनी बड़ी इमा, मैंने इसके लिए अपने घर वाले भी छोड़ दिए थे। हम 2 महीने बाद निकाह कर लेंगे, जब कहोगी, जैसे कहोगी, जिधर कहोगी। जहाँ इतना वेट किया 2 महीने सिर्फ और दे दूँगी और अगैन फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम किया जाता है। मैंने इसको मैसेज किया ऐसे ही, मैंने कहा भाई शादी मुबारक हो। कहता खैर मुबारक। मैंने इसको कहा कि मुझे तस्वीर तो भेजो शादी की, तो कहता है कि ना वो मेरी इज्जत है, मैं उसकी तस्वीर तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ। मैंने कहा कि वो इज्जत है तो मैं क्या हूँ। इस वक्त मेरे साथ अरूज मौजूद है। अरूज शादी करती है, शादी में धोखा मिल जाता है, उसके बाद बहुत अरसा गुजरने के बाद एक और शख्स के ऊपर भरोसा करती है और उस शख्स से मुलाकात, उस शख्स से जो बातचीत है वो एक ऐप के ज़रिए होती है जहाँ पर रिश्ते किए जाते हैं, जहाँ पर लोग अपने जीवन साथी तलाश करते हैं। उस ऐप में इसकी दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद घर वालों से बातचीत की जाती है। वो शख्स कई दिन, कई महीने इसको धोखा देता रहा सिर्फ निकाह के नाम पर। बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत यकीन दिलाने की कोशिश और बहुत से मामलात हैं, बहुत से ऐसे हल्फ हैं, बहुत सी ऐसी कस्में हैं जो इसको यकीन दिलाने के लिए उठाई गई कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन शादी ना की गई। लेकिन शादी के नाम पर वो तमाम ताल्लुकात कायम किए गए जो कि शादी के बाद, निकाह के बाद किए जाने थे। अरूज हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेली हैं, घर वालों से भी और उस शख्स से भी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसी से बात करते हैं। कैसी हैं अरूज? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। शुरू करें? जी नॉर्मल है? हाँ ठीक है। हाँ। अरूज कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ठीक है। आपकी पहले शादी हुई जी कितने साल पहले? 2018 में। 2018 में? घर वालों की मर्जी से हुई जी। थी? अच्छा, तो क्या हुआ था उस शादी में? मैम उस शादी में ये हुआ था कि लड़के ने धोखे से शादी की थी। लड़का कराची का रहने वाला था। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कुछ टाइम बाद जो है वो पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे अच्छा और अभी रिश्तेदार हैं, ये वो है, तो हमें लेके इसको जाना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा। शादी हो जाती है, कुछ 2-3 महीने गुजरते हैं तो फैमिली कहती है कि बेटा आप उनसे बात करो कि जो बात हुई थी अब वो वापस आके शिफ्ट हो जाएं हमारे साथ। बेशक आप ना रहो, अच्छा यहाँ पे आके रहो, लेकिन जो चीज़ है ना कि वो वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अच्छा। वो बंदा मुझे कहता है कि भाई वो मौके की निस्बत देख के जो है ना वो आपसे हामी भरी गई थी, क्योंकि हमने शादी से पहले मना कर दिया था कि मैंने कराची में शादी नहीं करनी। ठीक है। तो उन्होंने हाथ पांव आके जोड़े कि हमने दुनिया को कह दिया हुआ शादी का, रिश्तेदारों को अब हम छोड़ नहीं सकते। तो लड़का शिफ्ट हो सकता है कि लड़के की कोई नौकरी पक्की नहीं है, लेकिन वहाँ जाते ही ना सब कुछ बदल गया। इवन कि उन्होंने मुझे एक कैद करके, जो एक बंदा होता ना, उस बंदे को वैसे रख लिया। अच्छा। ना फैमिली से बात करने देते थे, ना किसी से मिलने गिलने देना, ना अपनी फैमिली। मैंने 1.5 साल उस बंदे के साथ गुजारा है। उन 1.5 सालों में सिर्फ मैं कैद होके रही हूँ। अच्छा। अगर मैं वहाँ से निकलने की बात करती थी तो वो खुद अपने आप को मारते थे और वो मुझे कहता था कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। अच्छा, कि आपने मारा है? कि आपने मुझे मारा है, आप मेरे साथ ये चीज़ करते हो। ठीक है। मेरी फैमिली से बात नहीं वो मुझे करने देता था। इवन कि मैं तो ज़िंदगी में कराची पहली दफ़ा गई थी, मुझे तो वहाँ का पता भी नहीं था। उसके बाद गाली, बदतमीज़ी, सड़क के ऊपर खड़े होके वो मेरी इज़्ज़त उतारता था, कि खड़े होके वो मेरी कुत्तों वाली किया करता था। गालियाँ निकालना, मेरे किरदार पे उंगली उठाना। इवन जब मेरा बच्चा होने वाला था, एक बेटा मेरा 9 साल का भी, अच्छा। तो उस वक्त वो मुझे ये कहा करता था कि ये मेरा नहीं है, मैंने इसका DNA करवाना है। तो कैद में रखने के बावजूद भी? हाँ कि ये अच्छा। मेरा नहीं है। अच्छा। मैंने उनसे तब भी कहा, मैंने कहा यार अगर आपका नहीं है ना तो आप एक काम करो, आप छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ वापस। हाँ। यहाँ आप ठीक है टेस्ट करवाओ,
ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि वो आपका है कि नहीं है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो वो सेम अपने बाप की तरह है। अच्छा। तब ये बात ख़त्म हो गई हाँ। कि वो उसका नहीं है। हाँ। मैंने इसको कहा कि आपने कहा था ना कि मेरा नहीं है, अब आप डिवोर्स दे दो, अच्छा। क्योंकि अब तो आपका निकला ना। अब वो उसमें मुझे गालियाँ देना, हाथ उठाना, बदतमीज़ी करना, सब कुछ था। अच्छा। अब अम्मा अब्बा मेरे लाहौर में रहते थे, तो ज़ाहिर है बेटी को जब घर से रुखसत किया जाता तो एक पुराने रिवायत के मुताबिक कि बेटा आपने मरना भी वहीं पे और रहना भी वहाँ पे। डोली जा रही है और जनाजा वापस आए। और जब बात आती है माशरे की कि अभी कुछ टाइम हुआ शादी को, इतनी तो जल्दी क्या थी? वापस आ हाँ। गई है ये है वो। मैंने उसी चीज़ को देख के वहाँ पे 1.5 साल निकाला। इवन मैंने 2 दफ़ा करने की कोशिश की। उन्होंने इतना मुझे वो टॉर्चर करके रखा हुआ था ना, किसी से बात नहीं करने देनी, बदतमीज़ी करनी, घर में कैद करके रखा हुआ था। अगर कुछ कह दो तो वो घर वालों के ऊपर शुरू हो जाते थे कि तुम्हारे घर लड़ाई होनी तो मुझसे फ़ोन ले लेना। कई महीने मेरे घर वालों से बात नहीं करने देते थे। फिर मेरे अब्बा जी को अटैक हुआ, हॉस्पिटल में थे वो, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि मेरे अब्बा जी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा। और जब मैंने उनको कहा कि मैंने जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने वहाँ पे जाके उनको सर्विस पास करनी है, तुमने नहीं जाना। अच्छा। और मैंने कहा कि अल्लाह ना करे अगर मेरे अब्बा जी को कुछ हो जाता है तो मैं जनाजे पे क्या मुँह लेके जाऊँगी। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, मुझे लाहौर नहीं आने दिया। अच्छा। फिर अम्मा भी मेरी इसी तरह हॉस्पिटल में कोई 15 दिन एडमिट रही, उन्होंने नहीं आने दिया। अब्बा जी ने मुझे समझाया कि बेटा गुजारा आ जाओ, करो। अब आ जाओ, अच्छा। बहुत हो गया, अच्छा। हमने तुम्हें बेचा नहीं है, हाँ। आ जाओ वापस, हम खड़े हैं, जितना हो सका हम करेंगे, बच्चा भी उठा के इनके मुंह पे मारो, अच्छा। वापस आ जाओ, कोई नहीं ज़िंदगी बिगड़ी अभी तुम्हारी। लेकिन फिर भी माशरा भी तो उनको था कि भाई इस तरह। खैर कोई करते कराते 1 साल बाद मैं अपने घर वापस आई। अच्छा। फैमिली से मिलने के लिए। और जब आते हैं तो फैमिली कहती है कि बेटा आप एक काम करो, इसको यहाँ पे छोड़ दो कुछ दिन के लिए। करीबन 1.5 साल तो हो ही गया था कि आप छोड़ दो इसको यहाँ हाँ। पे। इसके अब्बा जी भी हॉस्पिटल में थे, आपने इसको आने नहीं दिया, तो एक टाइम के लिए छोड़ दो, 1 महीना छोड़ो, या तुमने रहना तुम भी सो बिस्मिल्लाह हमारे पास रहो, हम इसको छोड़ आएँगे या तुम्हें फ़ोन करेंगे तुम आके ले जाना। कहता है ये नहीं हो सकता, मेरे अच्छा। साथ आई है, मेरे साथ जाएगी, और 10 दिन में हम इधर रहेंगे, जिसमें मैंने अपने रिश्तेदारों को मिलना है, मैंने इस्लामाबाद जाना है। तो फिर मैं अपने घर आई क्या थी करने 10 दिन के लिए। हाँ। वो 10 दिन में उसने सब कुछ करना था। अच्छा। घर पे सिर्फ़ 1 दिन के लिए रहना था मेरे, अच्छा। मुझे लेके। हाँ। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं इसको यहाँ पे छोड़ सकता, ये है वो है। उन्होंने कहा बेटा देखो, हमने भी तो दिल पे पत्थर रख के वहाँ तक भेजा और ना, 1.5 साल गुजारा है। और तुमने इसको कहा था कि हम लेके वापस आ जाएँगे, तुम नहीं लेके आए, तो अब लिहाज़ा जो है ना इसको 1 महीना तो एटलीस्ट रहने दो। कहता है नहीं, कुछ रात को लड़ाई हुई, अब्बा जी के सामने बात नहीं की, मेरे एक भाई की डेथ हो चुकी हुई है, उस टाइम वो भी था, तो इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे। अम्मा ने कहा कि बेटा हमने बेटी ना बेची नहीं है तुमसे, अगर तो बेची है तो भाई कागज़ दिखा दो, जितना हक तुम्हारा है उतना हमारा भी है इसके ऊपर अभी भी। कहता है कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। अब्बा जी आए, अब्बा जी ने कहा कि मोहल्ले को ना सुनाओ, चुप करके सो जाओ, सुबह बैठ के बात करते हैं। सुबह वो उठता है, अम्मा को कहता है कि मेरी तबीयत नहीं सही, आप मेरे लिए कुछ बना दो। मेरे भाई को वो फैक्ट्री छोड़ने चला जाता है बाइक पे, और बेटे को मेरे साथ ले जाता है। उस टाइम बेटा मेरा 2-3 महीने का था। लेके जाता है, सारा दिन घर नहीं आता। अच्छा। सारा दिन नहीं आता, मैं फ़ोन करती हूँ कि ले आओ, उसको ले आओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा यार उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तुम्हारे हाथ से तो कुछ खाता तक नहीं है, आप उसको ले आओ वापस। मैं आ रहा हूँ, करते-करते मैम 11 बज गए रात के। अच्छा। अब मेरे लिए मेरा एक छोटा-सा बच्चा है, उसको लेके आप चले गए हो, जिसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, पहना नहीं है, सर्दी है, उस बच्चे को आप ले गए हो बिना सॉक्स, बिना टोपी पहने। रात को जाके 11 बजे पता चलता है वो कराची जा रहा है, बच्चे को लेके। ओए होए। अगले रात गुज़ारती हूँ मैं, मुझे फिर भी यकीन नहीं होता, लेकिन आपको पता है ट्रेन के अंदर आवाज़ें आती हैं। मुझे पता चल गया, उसी एरिया के कांस्टेबल साहब थे, वो मेरे अब्बा जी के दोस्त हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा सारा कुछ छोड़ो, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाओ और जाके ना एक रिपोर्ट लिखवाओ कि बच्चा इसके पास है। कल को ये ना हो कि ये तुम पे पर्चा करवा दे जाके। हमने एक रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने कहा कि बेटा आप आ तो गए हो, लेकिन एक सूबे का ही फ़र्क है, आपको कोर्ट से एक एप्लीकेशन लानी पड़ेगी, फिर पर्चा होगा, ठीक है। वरना पर्चा नहीं होगा। अब मैं ज़ाहिर है मेरे लिए बच्चा था, मैं वहाँ पे रो रही थी, पिट रही थी। ठीक है। उन्होंने थोड़ा-सा तरस खा के इसको एक कॉल की ठीक है। कि बच्चा लेके आओ, तुम्हारे पे पर्चा हो गया। तुम नहीं आओगे तो फिर हम तुम्हारा पूरा ख़ानदान उठा के कराची की पुलिस के हवाले ठीक है। करवा देंगे। ठीक है। खैर वो डर जाता है, वो बच्चा लेके वापस आता है। 10 दिन बाद वो बच्चा लेके वापस आता है, और वो 10 दिन
बच्चा है को क्या रखा है कैसे रखा नहीं पता, उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, बच्चे को लेके गया। खैर करते कराते 10 दिन बाद आता है वो वापस आता है, और मैंने उसको कहा कि मेरे भाई की मंगनी थी जो कि मैं करने आई थी, अब मैं अपने तुम्हारे बिना तो जा सकती थी, तुम्हारे बच्चे अपने बच्चे के बिना तो नहीं मैं जा सकती थी वहाँ पे। कहता है कि मुझे काम है, मैंने वापस जाना है, तुम आ जाना। अम्मा ने कहा यही चीज़ तुम तब कर लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती, तब भी तो हम यही कहते कि उसको छोड़ दो यहाँ पे। खैर वो लेके चला गया, फिर कोविड स्टार्ट हो गया, इसके अच्छा, बीच में बच्चा आपके पास ही बच्चा था मेरे फिर? पास था। अब घर वालों ने कहा था कि तुम सोच लो क्या करना है, फैसला तुमने करना है कि तुमने उसके साथ रहना है कि छोड़ना है। मेरा फिर भी इरादा था कि मैं रहूँगी। अब उसको कॉल वगैरह करनी, आपको पता ट्रेन वगैरह सब कुछ बंद हो गया था कोविड के अंदर, वो वहाँ से खड़ा वहीं से कॉल करके मेरे साथ बदतमीज़ी किया करता था। मैम उस बंदे ने जो मेरे पास पैसे भी थे ना वो भी ले गया था, 1 रुपया मेरे पास छोड़ के नहीं गया था। तो जो बच्चे का दूध था सब कुछ था वो कहाँ से आना था। मेरे अब्बा जी ने तो नौकरी वगैरह छोड़ी थी क्योंकि उनका अटैक था, तो जॉब उनकी चली गई थी। घर का सिस्टम सिर्फ मेरा एक भाई उठा के बैठा हुआ था। वो मुझे कहता है कि तुम यहाँ पे बैठी हो ना तो उनको कहो कि वो सारा कुछ करें, मैं नहीं दूँगा। मैंने उनको कहा कि बच्चा तुम्हारा है उनका नहीं है। कहता है कि तू उधर बैठी हो ना तो वो ही देंगे। खैर मेरे पास कुछ चीज़ें थी निकाह की गोल्ड की, मैंने वो बेची, मैंने अपने बच्चे का दूध वगैरह लिया। उसके बाद ना ये मुझे कहना शुरू हो गया कि तुम अपने माँ बाप के पास बैठी हो, वो तुम्हारी धंधा तुमसे करवाते हैं, कमाई खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर 2 साल बाद जब कोविड ख़त्म हुआ ये मेरे घर बंदे लेके आए, इन्होंने मेरा बच्चा उठा के भागने की कोशिश की जो कि मोहल्लेदारों ने पकड़ा, वहाँ से केस फाइल हुआ कि ये अलहदगी हुई। अलहदगी में मैं मुझे 3 साल लगे हैं, 3 साल मैंने कोर्ट कचहरी भुगती है। और उस साइड पे आके जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है जिस मोहल्ले के अंदर, वहाँ पे आके कहते थे कि ये अपनी बेटी से धंधा करवाते हैं और उसकी कमाई खाते हैं। तो मैं भी कहा, मैंने कहा अगर वो करते हैं तो फिर आप लोगों ने भी खाया होगा, तो मैं भागी हूँ ना वहाँ से। उसके बाद भी मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी कि हम बच्ची को बचपन से जानते हैं, हमारे सामने वो जवान हुई है, इनका ख़ानदान इस तरह का है ही नहीं है, वो तो किसी से लड़ाई तक नहीं करते। खैर करते करते केस फाइल हुआ, ये लोग चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद ये फिर आते हैं मेरे घर बंदे लेके, और बंदे जो हैं वो बदमाश टाइप लेके आते हैं जो कि असला लेके मेरे घर पे आते हैं। अच्छा। और ये दोबारा से बच्चा लेके जाने की कोशिश करते हैं, जबकि फिर एक जो रिपोर्ट होती है ये कोट लखपत थाने में, यहाँ पे पूरा वो 3 साल का केस पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके अंदर ये वापस चले जाते हैं कोर्ट में, जो केस चलता है कभी किसी कोर्ट में कभी किसी कोर्ट में, क्योंकि ये लोग आते ही नहीं हैं। वो 3 साल मैंने जो फेस किया वो मुझे पता है, क्योंकि फैमिली पे खड़ी नहीं हो रही थी, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं खड़े होता। और ऊपर से मेरी फैमिली मेरा बच्चा भी रखने को तैयार नहीं थे। अच्छा। वो कहते थे कि बच्चा वापस दे दो, वापस करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी हम शादी कर देंगे। मैंने कहा मैंने बच्चा नहीं छोड़ना, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश की, मैंने इसको कहा तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं छोड़ दूंगी सारा कुछ, भूल जाऊंगी जो कुछ हुआ है, शिफ्ट हो जाओ। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें सड़कों पे रोल के दिखाऊंगा कि होता क्या है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ मेरे साथ हो जाएगा, अगर आप गलत हो आपके साथ हो जाएगा। करते करते मैम 3 साल मैंने वो सड़कों पे धक्के खाए हैं, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी, क्योंकि ये लोग आते थे 1.5 लेके चले जाते थे, वो भी पैसे वाले हैं, 1.5 लेते थे चले जाते थे। सारा कुछ फेस कर कर आके मुझे 3 साल इन चीज़ों से बाहर निकली। साल मैंने अपने बेटे की कस्टडी ली, मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया है। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन जाती थी ना तो वहाँ के जो लोग थे ना वो एक गलत नज़र से एक औरत को देखते थे। पहले वो मेरे पे चलाते थे, बाद में वो मुझे कहते थे हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना, आप कहोगे हम इसको अंदर कर देंगे। तो उन्हें क्या चाहिए था कि एक औरत के लिए फ़ायदा उठा लो। करते कराते जो भी मैं निकल आई उस केस से बाहर, मैंने फैसला किया मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी मेरे लिए ना, मैंने 6 साल अकेले ज़िंदगी गुजारी है अपने बच्चे के सर पे। अच्छा। मैंने अपना बच्चा का ताल्लुक मसीही बरादरी से? बिल्कुल, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जहाँ पर शादी हुई वो भी सेम थे? जी, मसीही बरादरी में। बिल्कुल। उसके बाद आपने अब मजहब भी तब्दील किया है, वो आपने कब किया? वो मैंने 2022 में, जब ये अलहदगी के ये सारे मामलात हो गए तब किया? मेरी अलहदगी हुई। जब कोई भी लड़की जिसका ताल्लुक मसीही बरादरी से हो वो जब अपना मजहब तब्दील करती है तो उसका पूरा ख़ानदान पूरी बरादरी एक तरफ हो जाती है, उसको नहीं कबूल किया जाता। आपने ये सब कुछ फेस नहीं किया? मैंने किया, मैं भी घर से बाहर। सबसे पहले तो घर वालों ने छोड़ा होगा? मैं भी घर से बाहर हुई और काफ़ी अरसे बाद घर से बाहर निकली। मुझे घर से निकले हुए करीबन 3-4 साल हो गए हैं।
मुझे बेटे को भी करवाया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटे को भी इस्लाम कबूल करवाया? बेटे की जो परवरिश है वो इस्लाम के मुताबिक ही हुई है, क्योंकि वो उस टाइम जब केसेस स्टार्ट हुए थे वो 6-7 मंथ का था। हाँ। तो उसके अब वो माशाल्लाह 9 साल का है। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसकी परवरिश तो जो वो फिर घर इस्लाम वालों के ने छोड़ दिया कि तुमने मजहब तब्दील हाँ की है। गुस्सा था, लेकिन बाद में हम मिलना जुलना स्टार्ट हो गए थे। व्यक्ति तौर का गुस्सा था, जाहिर है बेटी वो भी तो नहीं छोड़ सकते थे, हाँ। लेकिन घर कभी वापसी वाला सीन नहीं बना, वापसी नहीं हुई? क्योंकि जाहिर है बहन भाई थे, शादी होनी तब के थी, घर से निकले कदम वापस नहीं हुए? वापस नहीं हुए। उसके बाद 2024 में सबने मशवरा दिया कि शादी कर लो, ठीक है। किस तरह जिंदगी गुजारोगी, हाँ। तुम्हारे बेटे को भी एक बाप की जरूरत है। हाँ। ठीक है आज गुजार लोगी, कुछ टाइम बाद तुमने भी बैठ जाना, एक सहारे की जरूरत पड़ जाती है औरत को, तुम कर लो शादी। मैंने माइंड बनाया और 2024 में मुझे किसी ने मशवरा दिया था मैरिज ऐप का, अच्छा। और मैंने उस पर प्रोफाइल बनाई जहाँ पे ये रिश्ते वगैरह रिश्ते किए होते जाते हैं, ठीक है। और मेरी मुलाकात इनसे होती है जिनका नाम तैमूर अहमद है। तैमूर अहमद से आपकी ये शादी ऐप पर जहाँ मुलाकात पर हुई, रिश्ते ठीक निकाह है, के लिए हुई बात, ठीक है, बातचीत वहीं से शुरू हुई? वहीं से हुई। ओके। उसके बाद जो बात हुई, एक रात हमारी कॉल चली और हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया अपने बारे में। अच्छा। मैंने फर्स्ट डे उसको सब कुछ बता दिया था। ठीक है। और जो ये क्या नाम बता रही हो आप इनका? तैमूर अहमद। तैमूर। तैमूर मैरिड थे पहले से? नहीं, तैमूर सिंगल है। ठीक है। और उन्होंने भी अपने बारे में बता दिया था। तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल भी यही किया था कि आपकी फैमिली क्या एक डिवोर्स्ड और एक बच्चे की माँ को एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। हाँ। इन्होंने कहा कि यार मेरी एक जगह पे मंगनी हुई हुई है, मुझे मिला धोखा, अच्छा। 9 महीने रह के वो टूटी है। अब है। दोबारा मेरी फैमिली जो वो कर रही है, और वो मेरी लव मैरिज ओके, वो मंगनी जो थी वो लव मोहब्बत थी। तो ठीक है। मुझे धोखा है, तो उससे मुझे बड़ा टाइम निकल गया निकलते हुए। तो जाहिर है मैम, जो 2 बंदों को धोखा मिला हो ना, तो एटलीस्ट वो एक ये दूसरे चीज का को दुख तो समझ समझते सकते हैं, हैं हाँ। कि आपकी क्या चीज फेस करके निकले। और मुझे भी लगा कि ये इंसान मेरे लिए सही, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो मुझे समझ सकेगा कि मैंने लाइफ में क्या कुछ फेस कर लिया है। बात होती है, फिर हम बाहर पब्लिक प्लेस पे फिजिकली मिलते हैं। अच्छा। एक दूसरे से कितनी मशवरा देर करने बातचीत के हुई है पहले? मैं यहाँ 1 आधा दिन बात हुई, और और 2-3 दिन के बाद हम मिले कि हम ठीक है। सामने बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे को और क्लियरली चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हम मिलते हैं, बात होती है, ये मुझे बताते हैं कि इनकी जो अम्मा है वो कुरान हाफिज है, अच्छा। साथ एज अ योगा टीचर भी हैं। इनके अब्बा हाजी और साथ कपड़े का काम करते हैं, और ठीक है। ये अकेला माँ बाप का बेटा, ना कोई बहन है ना अच्छा। कोई भाई है। अच्छा। इसलिए मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था। हम्म। इन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे आप समझ में आते हो, साथ आपके साथ भी धोखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक वही बंदी चाहिए थी जो मेरे साथ चले, तो मुझे ठीक है। लगता है कि आप चल सकते हो। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अगर हम समझ आ जाती है हम फैमिली इन्वॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। 1.5-2 महीने गुजरे होंगे इस बात को, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया अच्छा। कि इस तरह लड़का है, इस तरह बात है। मैंने इवन फैमिली से मिलवाया, फैमिली ने कहा आपने गुजारा करना है, आप देख लो। हमने एक दफा आपकी फैसला फैमिली को कर लिया। इतराज नहीं था? नहीं। यानी आप वो तो चाहते थे कि आप शादी वो करो, तो अपनी चाह रहे थे जिंदगी कि शादी स्टार्ट कर करो। लो, हाँ। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपनी मर्जी से कर लिया, हाँ। अब तुम अपनी मर्जी से देख लो, ताकि कल को तुम ये ना कहो कि मेरे माँ बाप ने मुझे फिर से फंसा हाँ, दिया। दूसरी बार भी गलत फैसला हो क्योंकि गया। मेरा बेटा था, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपको पता है कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे, अगर मर्द की औलाद है ना तो उसको कहा जाएगा कि संभालो, एक औरत की औलाद को कभी भी कोई नहीं संभालता, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर उसके 10 बच्चे भी होंगे तो उसको कहेंगे कि भाई इसके बच्चों को संभालना है, गुजारा कर लो। तो मैंने फैसला किया था कि मैंने नहीं करना। लेकिन ये जब मिला मुझे, इससे मेरे बेटे को भी एक बाप का प्यार दिया। अच्छा। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा इस बंदे की बात सुनता है, अच्छा। मानता है। तो मुझे वो चीज़ भी दिखी इसके अंदर कि चलो मेरे बेटे को एक बाप मिल जाएगा। बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन उसको अच्छा बुरा समझा सकता है। करते करते इस तरह रिलेशन स्टार्ट होता है, फैमिली इन्वॉल्व होगी। इसकी फैमिली नहीं हुई। अच्छा। सिर्फ इसके एक दोस्त को हमारे बारे में पता और था। किसी को नहीं पता? नहीं। अच्छा, और वो तो ये आपको नहीं लगा था कि ये थोड़ा रेड फ्लैग है? कि मैम इसका जो दोस्त था ना, वो इसके बड़े भाइयों की तरह है। इसकी फैमिली जो उसको बेटा मानती है अपना बड़ा, और कोई भी चीज़ है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ में, चाहे वो इसके रिश्ते को लेके चाहे कुछ भी है। ठीक है। और इसने बीच में बातचीत चलती रही, फिर मुझे घर लेके दिया कि मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ, तुम वहाँ पे रहो। जाहिर है वो एक चीज़ उसको भी थी कि अगर मैंने इसके साथ निकाह करना है तो मुझे पता हो कि ये किस तरह की नहीं। इसे मुझे घर लेके दिया। मैं 3 साल से, अभी भी उससे पहले भी तो आप अलग ही रहती थी? अलग ही रहती थी, लेकिन अब ये इसने मुझे लेके दिया। अब क्योंकि उसने आना था आपके पास कि मैंने निकाह तुमसे करना है, तो है। मैं जिम्मेदारी अभी से एज अ शौहर तुम्हारी उठा लूंगा। ओके। वो चीज चलना शुरू हो गई। बेटा भी मेरे साथ था, ये भी था। अब इसका और आना जाना अलग पोर्शन लिया गया फैमिली के अंदर ही। हम एक के कोई अपार्टमेंट में नहीं रहते, घर के अंदर रहते हैं। अच्छा। एक फैमिली में इसने मुझे रखा जाके।
कि भाई हम रेंट पर फैमिली ना, है, हाँ, रेंट पे मतलब आप मियाँ बीवी बनकर आपने एक बिल्कुल रेंट पर पोर्शन ले लिया ना, पोर्शन ले एक लिया कोई जगह ले ली जिस पर आप, आपका बेटा और और तैमूर आपके शोहर की हैसियत से रहता रहा, जबकि आप दोनों का निकाह नहीं नहीं हुआ हुआ था। ओके, रहता नहीं था, बस आने जाने आता वाला जाता था, आते ठीक जाते है, का ठीक सीन है। था। जैसे किसी आदमी ने बाहर एक और औरत रखी हाँ होती है, बिल्कुल दूसरी बीवी, और उसके पास आता जाता है, लेकिन रात को अपनी पहली अब बीवी के पास ही जाता हाँ है। बिल्कुल यही ठीक है, वाला है। हाँ, और ऑनर को उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो मैं अच्छा, महीने में या हफ्ते में 3-4 दफा आता हूँ ओके, और मैंने सिर्फ आना और जाना होता है, मैं रहूंगा नहीं क्योंकि रहता मेरी नहीं है, फैमिली है, मैंने उधर भी जाना होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फैमिली से चोरी निकाह किया हुआ है और मैं इसको कुछ अर्सा यहाँ पे रखूंगा और मना के बाद मैं फैमिली को ले ठीक जाऊंगा। है, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बच्चा था बच्चा इसलिए था, वेरिफिकेशन करने हाँ, की भी प्रॉपर नौबत एक फैमिली थे आप फैमिली लोग, थी। हाँ, अब किराया शराया सब कुछ एवरीथिंग ये देता था। ठीक है, मैं जॉब करती थी, हाँ, मैंने छोड़ दी। ठीक है, मैं 2 साल घर में ही रही हूँ क्योंकि अच्छा, ज़ाहिर एक औरत को यही तो चाहिए होता है कि अगर एक मर्द उसका सारा खर्चा उठा रहा है, एक शौहर बन के हर चीज़ कर रहा है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। मैं भी इज़्ज़त से अपने घर पे बैठ गई क्योंकि ये सब कुछ करता है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया। अब आती है निकाह की बारी। हाँ। अब निकाह करता है तो कहता है कि फैमिली नहीं बैठ सकती। आपकी फैमिली को तो पता था ना, पता था, लेकिन ये भी तो पता था कि निकाह नहीं हुआ और आप बगैर निकाह के रह रही हो। फैमिली को सिर्फ ये पता था किसने घर लेके दिया है और इसका आना जाना है, ये बस। नहीं पता था कि कोई फिजिकली रिलेशन हमारे बीच में जो है वो हो गया, या जाहिर है। मियाँ बीवी की हैसियत से, हाँ अब ठीक है, ऐसा ठीक है, कुछ नहीं था। लेकिन बाद में जब फैमिली को और रिश्ते की बात आती है तो इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली और आपकी फैमिली बैठ के रिश्ता नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मुस्लिम है, आपकी फैमिली क्रिश्चियन है, तो कैसे रिश्ता तय करेंगे बैठ के। ठीक है, और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से और जिसके साथ रिश्ता होना है वो तो मुस्लिम है वो मुस्लिम और है। उसको तो बीवी की हैसियत से भी रखा हुआ है। हाँ हाँ, तो मैंने घर वालों से बात की, पहले तो उन्होंने इतराज़ जाहिर किया, मैंने फिर भी उनको मना लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन शर्त हमारी है कि हम निकाह में बैठेंगे। हाँ, ठीक है, इसने मुझे कहा कि हम निकाह कर लेते, फैमिली को बाद में बता दूंगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी फैमिली बैठेगी। हाँ, अब ये उसमें जो है मेरे दोस्तों में भी जाता था, मेरे कोलीग्स में भी जाता था, अच्छा, एवरीथिंग सबको पता है। कि आपका शोहर है होने कुछ वाला। को शौहर पता, कुछ को हाँ, पता हम जल्द निकाह करने वाले हैं। मेरे साथ हर जगह पे आना जाना था, इसने छोड़ना भी इसने होता था, मुझे लेके भी इसने आना होता था, सारा सारा दिन कॉल मैसेज पे ये मेरे साथ होता था। तो वो एक डाउट कहीं कभी मुझे हुआ ही नहीं। कि लेकिन छोड़ेगा। हाँ एक जगह पे हुआ, हमारे बीच में लड़ाई हुई है और वो थी 2024 में अक्टूबर की बात। इसके ए उम्रे पे गया और इसने मुझे वहाँ पे जाके ना यकीन दिलवाया कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह गई, खाना काबा के सामने खड़े होके। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान जो है, इवन मैं भी कहूँगी कि शक नहीं कर सकते हम कि एक बंदा इतनी बड़ी जगह जाके कसम खा के झूठ बोल देगा मेरे साथ। वहाँ उस चीज़ के बाद जो एक फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम हुआ, उससे पहले नहीं था। अच्छा, ये तब हुआ जाके, क्योंकि एक वो पूरा ट्रस्ट हो गया था। वो कहते हैं ना कि एक मर्द जो होता है ना, वो औरत को जब टोटली काबू कर लेता है ना, उसको पागल अपने पीछे कर लेता है, वो तब अपनी चीज़ें मनवाता है कि अब ये छोड़ के नहीं भागेगी। और फिर एक औरत के पास यही चीज़ होती है कि किसी तरह मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, रिश्ता टूटे ना, तो वो उसके पास एक इज़्ज़त होती है, वो भी दे देती है उसको कि मेरा घर बच जाए ना। क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में पहले धोखा खाया हुआ था और मैंने इस मर्द को उस वक्त कहा भी था, मैंने कहा था तुम अगर कभी आपको लगे कि जाना है, मुझे सामने से आके कह देना, मुझे धोखा ना देना, मैंने ज़िंदगी में पहले धोखा खाया है, अब मैं फेस नहीं कर सकती उस चीज़ को। लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद जब दोबारा इससे बातचीत की 6-7 उभरे महीने पर आपको यकीन दिलाया और फिर आपके साथ प्रॉपर एक रिश्ता फिजिकल रिश्ता कायम एक कर कायम लिया। कर लिया, जो कि एक फिजिकल रिलेशन था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो है काफ़ी अरसे तक मामला चलते रहे, मेरी फैमिली से भी मेरी लड़ाई हो गई। फैमिली ने मुझे कहा कि ये टाइम पास कर रहा है, इससे निकाह नहीं करना। निकाह करने वाला होता तो बहुत पहले कर चुका मैंने होता। फैमिली से कहा, मैंने कहा नहीं, उसने कसम खाई है इतनी बड़ी, कोई नहीं खाता इतनी दूर जाके जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है और लोग मर जाते हैं वहाँ आपकी ख्वाहिश रखते रखते, नहीं खाएगा। इवन मैंने इसके लिए अपने घर वाले भी छोड़ दिए थे कि आप लोग गलत हो, वो सही है, वो इतनी बड़ी जगह पे कसम नहीं खाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना, इसने मुझे जो है एक गैप आ जाता है 6-7 महीने का, अच्छा, जिसमें ये मुझे मिलने नहीं आता, सिर्फ कॉल पर मैसेज और है। कॉल है, जस्ट कांटेक्ट था। हाँ कांटेक्ट में, और हाँ, किराया शराया दे रहा है कि कहीं उसने शक वो भी नहीं होने दिया कि अब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। अच्छा, मैंने इसको बीच में कई दफ़ा कहा कि हम बैठ के बात करते हैं, कोई बात है कोई चीज़ है तो उसको क्लियर करते हैं, लेकिन नहीं, उसने हमेशा मुझे टाला। और अगर कहीं मजाक में भी मैंने डाउट अगर शो करवाया तो इसने मुझे उसी वक्त उसको क्लियर कर दिया।
कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अब्बा जी बीमार हैं, अम्मा का मसला है, आपको पता है मैं अकेला हूँ, घर संभालना है, मैंने अब्बा जी का कारोबार अब संभाल लिया, तो मुझे टाइम दो थोड़ा सा। सब कुछ होता गया। उसके बाद ये मेरे पास छोटी ईद पे आया, ईद के तीसरे दिन मिलने के लिए आता है, फिर से एक ट्रस्ट गेन करता है कि हम 2 महीने बाद निकाह कर लेंगे, जब कहोगी, जैसे कहोगी, जिधर कहोगी, जहाँ इतना वेट किया 2 महीने सिर्फ और दे दो मुझे, और अगेन फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम किया जाता है। उसके बाद ये चला जाता है और मुझे कहता है कि मेरी ना फैमिली में शादी है कज़न की, तो मैं अभी भी शादी छोड़ के आया हूँ, तो आप ना मुझे कुछ दिन दे दो, मैं जैसे फ्री होता हूँ फिर हम बैठ के बात अरूज करते ऐसा हैं। तो नहीं था कि ये खुद शादी कर चुका था? मुझे भी लगा ये बात वहीं से बिगड़ी है। हाँ। मैंने 15 दिन गुजर गए, मैंने इसको मैसेज किया ऐसे ही, मैंने कहा भाई शादी मुबारक हो। कहता खैर मुबारक, आपको किसने बताया? मैंने कहा बस पता चल गया जहाँ से भी चल। अब मुझे तो पता था कि मैंने अपने माइंड से कही है, तो मैंने इसको इतना वो ही क्या चलो अल्लाह खुश रखे कि कहीं ये बोले तो सही। अब पहले ना ये मुझे लगा कि मुझे टोंट कर रहा है कि तुमने देखा है, तुम्हें पता है, तुमने देखा ना चाहिए था, मैं तो खुश था कि तुमने देख लिया। बाद में ना ये बदतमीजी पे उतर गया। मैंने इसको कहा कि मुझे तस्वीर तो भेजो शादी की, तो कहता है कि ना वो मेरी इज़्ज़त है, मैं उसकी तस्वीर तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ। मैंने कहा कि वो इज़्ज़त है तो मैं क्या हूँ, मुझे भी ज़रा आप समझा देंगे। कहते हैं तुम इज़्ज़त थी ना, अब नहीं हो, मैंने निकाह कर लिया। मैंने कहा फिर क्या थी, मैं टिश्यू थी जिसको तुमने यूज़ कर लिया, यूज़ करके कूड़े में डाल दिया। काफ़ी बहस हुई, बदतमीज़ी हुई, करते कराते ना इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अगले दिन मैंने इसको दूसरे नंबर से मैसेज किया, मुझे वो ट्रस्ट ही नहीं होता कि ये बंदा मुझे इतना कुछ कह रहा है। मैंने इसको मैसेज किए, कॉल्स की, इसने नहीं उठाई। अगले दिन इसको मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा मुझे मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पहुँचूँगी, आमने सामने बात होगी वरना। इसने मुझे मैसेज किया, कॉल हुई, और इसने मुझे बैठ के ना पहले तो मुझसे माज़रत की कि वो बातें मैंने नहीं की, किसी और ने की है। अच्छा। वो मैसेज मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी, अब समझ जाओ। अच्छा। तब भी मतलब कि ये मुझे वो ट्रस्ट पे ले आया कि वो चीज़ें मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे भी वो ट्रस्ट नहीं होता कि ये वो ही है। खैर वो बात ख़त्म होती है, करते-करते ये इग्नोर करना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ना ये मैंने इसको कॉल की, अब अल्लाह जाने इसकी नानों की डेथ हुई है कि नहीं हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी एक दोस्त है उनकी गवाही लगी हुई है। उन्होंने इसको कॉल की कि भाई इस तरह ना इसकी तबीयत ख़राब है, तो आप आज उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। कहता है कि मेरी नानों की डेथ होगी, मैं नहीं आ सकता, तुम इसको ना खुद ही ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, मैं औरत हूँ, ना मेरे पास कोई है ना कोई, मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, तो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको चला के लेके जाऊँ। कहते हैं कि भाई मेरा उसके साथ 1 साल पहले ताल्लुक ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? अभी ईद पे तो आप आए हुए थे। कहता आपको किसने कहा कि मैं आया? उसने कहा जब आप रात को आए हो मैं कॉल पे थी, वो मेरे से बात कर रही थी। तो कहता है कि भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम इसको ले जाओ, इसके माँ बाप को फ़ोन करो। कहती है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, जो आंटी का नंबर था वो बंद है इस वक्त। कहता है कि मैं फ़िलहाल नहीं आ सकता, मैं जनाजे के बाद देखूंगा, आऊँगा। खैर करते करते हो गया। उसके बाद ना इसके एक दोस्त की कॉल आती है, वो कहता है कि मैं कज़न हूँ, ये कहता है कि वो दोस्त है। अच्छा। अब ये नहीं पता वो कज़न है कि दोस्त है क्या है। वो होता है पुलिस वाला, एएसआई है कैंट में, ताहिर उसका नाम है। वो मुझे कॉल करके कहता है कि मेरी बहन बात सुनो, तुम उसको करियो थ्रेट और ब्लैकमेल, अच्छा। वो ना करो। मैंने कहा भाई मैंने उसको कौन सा थ्रेट किया और कौन सा ब्लैकमेल किया? कहता है कि देखो तुमने 2 साल का ताल्लुक उसके साथ रख लिया ना, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम उसको तंग ना करो। पहले तो तुम में गैरत होनी चाहिए थी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम तलाकशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो, तो तुम उसके साथ एक कवारे बंदे के साथ ताल्लुक कायम कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए था। तो गैरतमंद औरतें ये नहीं करती। मैंने कहा चलें भाई, मैं गैरतमंद नहीं हूँ, आपका जो भी है दोस्त है या कज़न है, ये तो गैरतमंद ख़ानदान से था, इसको शर्म नहीं आई मेरे साथ करते। और जब जाके यकीन दिलवाना था अल्लाह के घर में बैठ के, तब गैरत इसकी कहाँ पे गई चली थी। कहता है बाजी जो भी है ना, आपने उसको अब खत्म जितना करो। खाना था ना, आपने खा लिया है, अच्छा। अब दूर रहो उससे। मैंने कहा भाई आप उसको पूछें कि उसने मुझे कितना खिलाया है, क्या मुझे उसने घर खरीद के दिया है, मुझे गाड़ी लेके दी है, मेरा बैंक बैलेंस दिया है, मुझे उसने लेके क्या दिया जो उसने मुझे खिलाया है? यहाँ पे महीने के करोड़ों रुपया मुझे वो दे रहा था। मैंने कहा उसको पूछें तो सही जाके खिलाया क्या है। मैं कहा मैं सबूत दे सकती हूँ कि जो वो रेंट भी दे रहा था ना, तो वो अपनी मर्जी से दे रहा था। मैंने उसको कई दफ़ा मना किया कि ज़रूरत नहीं है देने की, तुम्हारे आने से पहले भी मैं खुद को संभाल रही थी, मैं आज भी संभाल सकती हूँ। मैं कहा उसको जाके पूछो। कहता जो भी कुछ है ना मैं पर्चा दे दूंगा आपके ऊपर। अच्छा। मैंने कहा भाई आप दे दें, आप दे के मुझे कॉल कर दीजिएगा, लेकिन सबूत भी आपने तैयार रखने हैं कि मैंने उसको ब्लैकमेल कहाँ किया है। उसके बाद कहता तुम चाहती क्या हो?
उसकी जान छोड़नी कैसे है तुमने? अच्छा। मैं कहा उसको कोई मुझसे बात करे, मुझसे मिले आके, जो बातें आप करे वो सामने आके मुझे कहे। हम मिलते हैं बाहर। अच्छा, अकेले? कोई साथ तो नहीं नहीं, होता? मेरी तरफ से वो जो मेरी दोस्त थी उनके भाई गए, अच्छा, और उसकी तरफ से वही पुलिस वाला बंदा आता है ठीक है, साथ, ठीक और है। हम लोग जो है वो वादत रोड पे जो है वो मिलते हैं। अच्छा, वहाँ पे मिलते हैं और बात होती है, तो ये बंदा मुझे कहता है कि यार देखो, मेरा ना अभी शादी नहीं मैं कर सकता, मैंने काम करना है, मेरे बड़े प्लान्स है, इस तरह उस तरह है। तो जिस तरह चल रहा है 2 साल से चलने दो अभी। अभी मैं शादी नहीं कर सकता। मतलब ऐसे ही ताल्लुक रखो, ठीक है। रही बात खर्चे की, तो खर्चा तुमने बंद किया था, मैंने नहीं। मैंने कहा तुम्हारा दोस्त तो मुझे ये कह रहा है कि भाई तुमने बंदे को खाया है। मैं कहा तुमने उसको ये नहीं बताया कि मैंने तो तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया कि तुम पैसे ना दो, और ये नहीं उसको बताया कि पिछले 4-5 महीने से किराया तो मैं दे रही हूँ, तुमने तो 1 रुपया मुझे नहीं दिया, ये नहीं आपने उसको बताया। तो कहता है यार उसको छोड़ो, उसको क्या पता, वो अपने से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने उसको कहा है तो वो बातें करे, किसी को क्या पता कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो कहता है कि यार आप छोड़ो, बस ये है कि ज़बरदस्ती निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ज़ोर दे रही थी कि हमने कहा करना है। चला जाता है, मैं भी गुस्से से उठ के चली गई। उसके बाद जाके से मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। कोई हफ्ता गुजर गया, लास्ट वाले मैसेज मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसको मैसेज किए हैं कि अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मुझे मजबूरन तुम्हारे घर आना पड़ जाएगा। अब यहाँ तुम बात कर लो या मैं आ जाऊँगी। और मैंने इसको कहा है, मैंने कहा नहीं तो मुझे तुम्हारी दुकान पे भी आना पड़ जाएगा। इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि इसको पता था कि मैं इसके घर कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इसको अक्सर ये बात कहा करती थी कि यार मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो, कि तुम अकेले हो, वो भी जो है मरीज़ हैं, तो मेरी वजह से उनके साथ कोई मामला हो जाए मैं नहीं चाहती, बेहतर है बात मिल के कर लें। तो इसको पता था कि मैं इसके घर वालों को कभी इन्वॉल्व नहीं करूँगी। मैं इसके घर के सिर्फ बाहर गई हूँ, मैंने इससे बात की, और ये बंदा मुझे सामने खड़े होके कहता है कि मेरा तुमसे दिल भर गया। मैंने इसको कहा कि आपके माँ बाप ने खिलौना लेके दिया आपको जिससे आपका दिल भर गया हुआ है। कहता है कि यार देखो, मेरा तो 1 साल पहले तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था तो मेरे राब्ते में तुम क्या कर रहे थे? किराया दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, चलो 4 महीने से तो मैं दे रही हूँ ना, उससे पहले क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा मुझसे बात करो, तुमने नहीं की। ईद पे तुम मेरे घर आ गए हो। मैं कहा कौन पागल लड़की है जो जिससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया साल उसके इंतज़ार में बैठ जाएगी। तो कहता कि मुझे यही लग रहा था कि मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मुझे क्लियर हुआ कि तुम समझ रही थी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं मिलने नहीं आ रहा इस वजह से, तो तुम वेट कर रही थी। अब मतलब कि इसको समझ आया था कि मैं इसके घर का दरवाज़ा भी खटका सकती हूँ। मुझे कहता है कि तुमने तमाशा लगाना है ना, मैं अपने घर वालों को बुला लेता हूँ। मैंने कहा जाओ बुलाओ, उनको भी तो पता अब लग जाएगा उनका बेटा करतूत क्या कर रहा है। ये नहीं बुलाता, ये उसी बंदे को वापस कॉल करता है। अच्छा। उसको कहता है ये मेरे घर पहुँच गई और मुझे थ्रेट कर रही है, और अल्लाह जाने उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। इसने निकलते हुए मुझे कहा कि मैंने 15 पे कॉल चला दी है और ना तुमसे मैं अब सुबह मिलूँगा। हम उस सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, सोसाइटी के गार्ड हमें रोक लेते हैं। हम ये टाउन में रहता है। अच्छा। सोसाइटी के गार्ड रोकते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा देखो आप झूठ बोल के सोसाइटी में गए हो, आपने कहा कि इस तरह का मामला। हमने फिर उनको थोड़ा सा बताया कि इस तरह इशू है, हम चाहते थे कि पहले हम बात कर लें फिर जाके आगे मामला करेंगे। हमें वो जाने देता है। कोई 15 पे कॉल नहीं चली, कोई वहाँ पे पुलिस नहीं आई, कोई 20-15 मिनट हमें गार्ड्स ने रोका है। हम वहाँ से निकले और मुझे आइडिया था कि जिस तरह पुलिस इन्वॉल्व हो गई है इसमें, तो ये मेरे खिलाफ अब कुछ भी कर देगा। अच्छा। मैंने उसी रात जाके सुबह फजर के टाइम निष्ठा थाने में एक एप्लीकेशन दे दी। मैंने उन्हें कहा कि इस बंदे के साथ मेरा 2 साल से ताल्लुक़ था, निकाह के बिहाफ़ पे, फ़िज़िकल रिलेशन भी था। अब मैं इसको निकाह का कह रही हूँ तो ये मुझे खुद भी धमकियाँ लगा रहा है और लगवा भी रहा अरुज, है। एक सवाल है आपसे कि आपका बेटा आपके साथ था जी। जिसकी उम्र आप 8-9 साल बता जी। रही हो। आपके बेटे की मौजूदगी में ये शख्स आपके घर आता था, बिल्कुल। ठीक है, और आप दोनों ज़ाहिर आप दोनों में ताल्लुक़ था। बेटा ये सब कुछ देखता रहा है? नहीं मैम, मोस्टली तो ये होता था कि बेटा यहाँ तो मेरी अम्मा की तरफ होता था, अच्छा। क्योंकि मैं बीच में काम-शाम भी करती थी और अक्सर हम बाहर आते-जाते भी थे। हाँ। तो फिर बेटे को मैं वहाँ पर छोड़ती थी क्योंकि मेरे बेटे ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता, अच्छा। तो उसको भी प्रॉब्लम होती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसको मैं अम्मा की तरफ छोड़ती थी। ठीक है। लेकिन वैसे मेरे बेटे के साथ आना-जाना, रहना, पिक्चर्स भी हैं, अच्छा, क्योंकि वो तीनों की? तीनों की। हाँ। मेरे बेटे के साथ मिलना-जुलना, क्योंकि एक दिन ऐसा होता था कि जिसमें ये मेरे बेटे को बाहर लेके जाता था। अच्छा। क्योंकि इसमें मेरे बेटे को भी इन्वॉल्व किया गया है एक ट्रस्ट करवाने के लिए, कि मेरे बेटे के साथ ये बिल्कुल जैसे कि वीक में एक बाप होता है अपने बच्चे को बाहर लेके जाता है,
कि उसको खिला दिया, पिला दिया, कुछ ले दिया। वो हर हफ्ते होता था अच्छा। कि ये उसको मैकडॉनल्ड ले गया या KFC ले गया, और वहाँ पे जाके जो है उसके साथ प्रॉपर एक वीक जो होता था वो टाइम celebrate स्पेंड करता। करता था उसके घर साथ। में उसके साथ खेलना, बैट बॉल खेल लिया, वैसी कोई गेम खेल ली, या मोबाइल पे कोई गेम खेली। वो टोटल एक बाप वाला काम जो था वो किया करते थे, कि वो मुझे कभी है ही नहीं था कि यार ये बंदा धोखा दे जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ से जो है ना, वो अगले दिन इसको बुलाया जाता है। मैंने एप्लीकेशन में यही लिखवाया कि इसने मुझे शादी का जायज़ा दे के मेरे ब्लैकमेल साथ किया। जिस्मानी हाँ ताल्लुक़ कायम किया है, हाँ। लिहाजा मुझे जो इंसाफ चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगले दिन इसको ASI जो है वो कॉल करते हैं, ये बंदा उनको टालता है। मैं सुबह 10 के 11 बजे पुलिस स्टेशन जाती हूँ, निश्चित थाने, और करीबन रात को 9:30 बजे तक मैं थाने में बैठी रही अच्छा। इसके इंतज़ार में। अच्छा। अब ये कॉल और करता आपको है, बिठाई भी रखा? बिल्कुल, क्योंकि ये हर 2 घंटे बाद कह रहा था। पहले कहता मैं आ नहीं सकता, हाँ। फिर उन्होंने घंटे बाद कॉल की तो कहता कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कॉल की तो कहता मेरा इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा भैया आप सबूत लेके आ जाओ, बंदी इधर ही बैठी हुई है। अगर तुम्हें वो जाने देती ना, हमारी तरफ से साल तुम ना हो, हाँ। हमें क्या मसला है? हाँ। हमारे पास एप्लीकेशन है, हमने तो कार्रवाई करनी है, और वो यहीं पे बैठी हुई है। वो भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं तुमसे बात किए बिना। आप आओ या तुम उससे बात कर लो। ठीक अगर है। वो हमें कहती है तो हम तुम्हें कॉल नहीं करते। ठीक है। इसने ना तो मुझे कॉल की क्योंकि इसने ब्लॉक किया हुआ था, और ना इसने वहाँ पे आने की ज़हमत की। उसके बाद शायद इन्होंने ASI से बदतमीज़ी की कॉल पे, अच्छा। कि भाई जो इसने लिखा है वो मुझे प्रूफ भेजो कि आप पुलिस स्टेशन में हो, ये वो। उसके बाद आखिरी को मैं 6 साढ़े 6 की गई, इसने नंबर बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कहा बेटा इसने नहीं आना क्योंकि ये गलत है। अगर ये सही होता ना तो एटलीस्ट आता, आके क्लियर करता। ठीक ये है। नहीं आया। हाँ। 8:30 बजे जो ना वो मुझे SHO के सामने पेश कर दिया गया। उन्होंने पूछा, मैंने उनको सारा मामला ये खुल के बताया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 376 का पर्चा हो गया, आप घर जाओ, सुबह आपको कॉल आ जाएगी। सुबह मुझे कोई 8 सवा 8 बजे कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा कि आपका जो पर्चा है ना वो गार्डन टाउन में वुमेन सेल में जो है वो भेज दिया गया आपको, ठीक वहाँ है। पे आपकी इन्वेस्टिगेशन अब केस की चलेगी। हम्म। वहाँ से मुझे कॉल आती है आयो के असिस्टेंट की, अशरफ है। की। पहले तो वो मुझे कहते हैं कि आप जो है ना वो कपड़े लेके आएँ जिसमें आपका हुआ है, ये है, वो है, ऐसे करें। मैंने कहा सर मेरी सुने बात, मैंने एप्लीकेशन लिखवाते हुए हर एक चीज़ क्लियरली बताई है, और आपने शायद एप्लीकेशन नहीं पढ़ी कि मैंने लिखा क्या है कि नहीं है। शादी का जायज़ा देके 2 साल से ताल्लुक़ कायम किए हाँ, गए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से था मैं सारा कुछ। कहाँ लाऊँ वो वाले कपड़े? हाँ। मैंने कहा एक काम करती हूँ, कमीज़ जो पड़ी है मैं वो ले आती हूँ, उसमें से कुछ मिलता है तो आप निकाल लें। हाँ। तो कहते हैं कि मैडम की कॉल आती है, मैडम मुझे कहती हैं कि बेटा आप सारा कुछ छोड़ें, आप जो है ना सबसे पहले बंदा गिरफ्तार करवाएँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैम, मुझे लगा कि वो काफ़ी एज की हैं, इसलिए बेटा कह के बात कर रही होंगी। तो मैंने बंदा पकड़वाया, उसी दिन रात को बंदा पकड़वा दिया। अच्छा, इसको पकड़वा दिया आपने? पकड़वाया था क्योंकि अच्छा। मैडम ये कर रहे थे कॉल पे बदतमीज़ी। कहाँ से पकड़वाया? इसके घर से। अच्छा, घर वालों को भी पता लग गया? पता लग गया फिर, अच्छा। क्योंकि इसको पुलिस वाले कॉल कर रहे थे, अच्छा। ये कॉल नहीं उठा रहा था, ठीक किसी है। की कॉल नहीं उठाई। पुलिस ने मुझे कहा कि आप इसको कॉल करो, उसको पर्चे का नहीं बताना, उसको सिर्फ ये कहो कि एप्लीकेशन हो गई है, मैं मिलके बात करना चाहती हूँ। और मैंने पुलिस को क्लियरली कहा था कि अगर ये मिलके मुझसे बात कर लेता है मैं पर्चा वापस ले लूँगी। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना लंबा रोला डले। कहती हैं ठीक है, मैंने इनको कॉल की इनसे बात करने के लिए। इन्होंने ना अपने किसी SP अंकल को कॉल पकड़ा दी। अच्छा। मुझे नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने तारुफ नहीं करा, वो बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। कहता कि हाँ क्या मसला है तुम्हारा इसके साथ? मैंने कहा सर उन्होंने आपको बताया नहीं है। कहते हैं कि तुम एक काम करो, एप्लीकेशन छोड़ो, तुम पर्चा दो जाके इसके ऊपर, हम देख रहे थे तुम पर्चा कैसे देती हो। अच्छा। कैसे करवाओगी तुम इसके ऊपर? मैंने उनको तब भी नहीं बताया। मुझे कहता केस का है तुम्हारा? मैंने कहा गार्डन टाउन। कहता तुम पहुँचो, हम आ रहे हैं। मैं ठोकर पे थी, मैं उसी टाइम पुलिस स्टेशन गई हूँ और वो वाले मैसेज मेरे पास अवेलेबल है। मैंने बैठ के लोकेशन भेजी है। मैडम ने मुझे कहा कि अरूज हमने उसको कॉल की है बेटा, वो कॉल नहीं उठा रहा, अब कल तक वेट कर लो, अगर तो आता है ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी लोकेशन जो है वो डालते हैं ट्रैक पे, इसको उठा लेते हैं, तुमने उसको बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके मुझे कहता है कि ना अब जो भी बात है ना मेरा अंकल करेगा, मुझे तुमने कॉल नहीं करनी। मैं कहा हम बैठ के बात कर लेते, मैं अभी भी कह रही हूँ ना, तुम इस रोले में पढ़ो ना मैं पढ़ती हूँ, जो भी बात अभी भी कर लेते हैं। कहता है अब मैं सामने तब आऊँगा जब तुम मेरे पे पर्चा दोगी। अच्छा। मैं नहीं सामने आने वाला। मैंने मैडम को कॉल की, मैडम ने कहा बेटा पकड़वा सकती इसके घर एक दफ़ा फिर से चली जाओ, इसको जाके ना मुझे पकड़वा दो, रात को 2 बजे भी कॉल करोगी ना हम आ जाएंगे उसी टाइम। मैं गई इसके घर वापस, मैंने कॉल की 11 बजे, ये घर पे था।
अच्छा अब पकड़वाया मैंने। अच्छा पुलिस ने मुझे कहा था कि आपने सामने नहीं आना, ठीक है। आप दूर से पकड़वा के चली जाइएगा। मैं सामने नहीं आई, जबकि मैं वहीं पे मौजूद भी थी। अब इसको मैंने पकड़वाया, पुलिस को कॉल की, पुलिस कहती है डाला नहीं है। मैंने कहा मैडम सारा दिन आपने मुझे यहाँ पे जलील करवाया, मेरे घर का सफ़र और इसके घर का सफ़र चेक करे कितना है। मैं कारोबार, अपना बच्चा, सारा कुछ छोड़ के सारा दिन ये काम करूँगी बैठ के, थोड़ा सा तरस खा ले, मैं पहले वो जलील हुई हुई है। कहती हैं कि आप ना, मैं आपको नंबर भेजती हूँ अदनान का, अब वो ASI हैं, आप उनको कॉल करो, वो आपको बताते हैं क्या करना है। मैंने उनको कॉल की है अदनान को, उन्होंने कहा कि मैडम आप एक काम करो, अगर आप इन ड्राइव करा देती है ना, हम आ जाएंगे अभी इसको गिरफ्तार। इन ड्राइव पर पुलिस वालों ने आना था, मैंने इन ड्राइव करा के दी, पुलिस वालों को करा के दी बिल्कुल। पुलिस एहलकार इन ड्राइव पर आए हाँ जी, बंदा पकड़ने के लिए। बंदा पकड़ने के लिए आने जाने की इन ड्राइव करा के दी 5,000 की, और ये इन्होंने बंदा पकड़ा वहाँ से। अच्छा, मैं उनके हाथ करके वहाँ से चली गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने वहाँ से गायब हो जाना। पुलिस वाले इन ड्राइव पर आए और बंदे को पकड़ के इन ड्राइव पर ही वापस चले लेके आने जाने की करवा के दी। ठीक है जी। लेके देखिए जी, चले एक नया इंकशाफ हुआ है कि पुलिस वालों को इन ड्राइव करवा कर दी जा रही है। पुलिस वालों के पास डाले दस्तियाब नहीं है, गाड़ी दस्तियाब नहीं थी और इन ड्राइव करवाई है। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है। मैं, मेरे पास पैसे भी आपने दिए उसके। इसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जो मैंने इन ड्राइव। कितने अहलकार आए थे? ये 2 थे। 2 थे। तीसरा आपने तैमूर को अरेस्ट करवाया और उसको लेकर चले गए। चिल्ले के ठीक है। उसके माँ बाप घर पर थे उस टाइम? शोर शराबा पड़ा बहुत। मैं लेकिन उसको वहाँ पे दिखा के इनके हैंड ओवर करके मैं सामने नहीं आई थी। ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने सामने नहीं ओके आना। ओके। तो मैं चली गई थी। ओके। उसके बाद अगले दिन इसको पकड़ के लाया जाता है। अच्छा। और मुझे कॉल आती है कि मैडम आ जाएं। अच्छा। अब मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पे उसके 4 वकील जो है अलग अलग एरिया से आए होते हैं। इतना प्रोटोकॉल? हाँ, मैं वो ठीक ठाक बंदा पैसे वाला। अब वो वकील जो है, कोई उकाड़े से आया, कोई साहिवाल से आया, कोई कहीं से आया, और साथ उनकी फैमिली से एक बुजुर्ग भी आए होते हैं, वो उनके रिश्तेदार होते हैं। या कोई फैमिली दोस्त थे। अब मैडम मुझे नहीं पता कि वो उसके वकील थे, लेकिन नीचे एक वकील खड़ा था जिन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये केस आपका है 376 का जिसमें तैमूर है। मैंने कहा जी। कहते हैं कि बंदा तो को बड़ा प्रोटोकॉल मिला है, उसके तो इतने बड़े बड़े वकील गाड़ियों पे आए, डालों पे आए हैं। मैं कहा सर मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अभी अभी बुलाया गया है। और मुझे 10 दिन तक पुलिस स्टेशन में वकील की इजाज़त नहीं थी कि आपने वकील लेके नहीं आना। मैडम कहती है मुझे वकील से नफरत है, वकील मेरे सामने नहीं आपने लेके आने। मेरे साथ पुलिस स्टेशन में इन्होंने किसी को जाने ही नहीं दिया। अब लड़का सामने आके कहता है कि भाई मेरा इसके साथ ताल्लुक ही नहीं। तस्वीरें दी ताल्लुक दिखाने के लिए। अब कहती है मुलाकात कैसे हुई? मैंने कहा मैरिज ऐप पे। कहता हाँ जी। कहता मुझे तो इसने अपने बेटे का बताया ही नहीं था, मुझे तो 10 दिन बाद पता चला है कि इसका बेटा है, और वो भी मुझे कितने टाइम बाद पता चला है कि ये क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई है। मैंने कहा आपको धोखा तो 10 दिन पहले ही मिल गया था, तो आपने 2 साल कैसे गुजार लिया? आपका काम तो बनता तो छोड़ के चले जाते मुझे उसी टाइम। कहता कि मैडम, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैडम आप देखें, एक बंदे से मैंने जब शादी करनी है तो मैंने अपना बच्चा छुपाना ही क्यों था? जब वो रहता ही मेरे साथ है तो मैंने छुपाना ही क्यों था? कहती हैं कि ठीक है। आगे बात होती है तो कहती हैं कि आखिरी दफ़ा आपका रिलेशन कब हुआ? मैंने कहा ईद के तीसरे दिन। तो मुझे कहती है मैडम देखिए मेडिकल तो नहीं होना आपका। मैंने कहा मैडम मेडिकल का क्या मतलब कि मेडिकल नहीं होगा तो इंसाफ कोई नहीं है? कहती हैं इतना मेडिकल है, ऊपर से आप उसकी अपनी मर्ज़ी के साथ रिलेशन में रह रही थी, पर्चा बनता नहीं है आपका, आपके पास मैसेज और कॉल्स भी नहीं है। मैंने कहा मैडम रिकॉर्ड निकाल लें आप। मैं कहा मैंने तो फ़ोन चेंज चले, मेरे पास नहीं है, इसके पास तो है ना, इसको कहें फ़ोन रिकवर करवा दे आपको अपना। बात करते करते वो लड़का बहस करता जाता है कि ऐसे ऐसे लड़की ने मुझे 2 साल जो ना डरा धमका के रखा है। अच्छा, और वो डर गया? मर जाऊंगी। अच्छा, कर लूंगी। और इसे की भी है। मैंने कहा मैडम देखिए अगर मैं 2 साल इसको डरा के रख सकती हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं पढ़वा सकी इसके साथ। और डराना भी कैसा, जब ये अपने घर से आता था तो इसको ये पूछो कि मैं इसको इसके घर से डरा के बुलाती कैसी थी? तब ये डर से रह रहा था कि मैं कर लूंगी। क्या अब इसका वो डर खत्म हो गया? अब नहीं मैं कर सकती थी। और अगर मैंने की है और इसने 1122 पे कॉल की है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? मैंने कहा सिर्फ मुंह से कहने का नहीं, आप मुझसे एक एक सबूत ले रही हैं, उसको भी तो कहे सबूत दे। मैंने कहा अगर 1122 वाले आए तो 15 की कॉल भी चली है, मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाया होगा, मेडिकल भी करवाया होगा, कुछ तो होगा ना इनके पास भी। नहीं, अब उसको भेजा जाता है और मुझे समझाया जाता है कि निकाह करके क्या करना है। बस छोड़ दो, छोड़ो, बीच का रास्ता निकाल लो। बीच का क्या? इनडायरेक्टली के पैसों पे मुकलो। अच्छा, पर्चा तो बनता नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुम दोनों की मर्जी के साथ एक ताल्लुक कायम हुआ था। मैंने कहा मैडम मर्जी तब थी
जब जब एक निकाह हो रहा रिलेशन था, हाँ जब निकाह का जासा देके धोखे में रख के ताल्लुक कायम किया कि वो कैसे मर्जी में आता है। कहती है कि बेटा मेडिकल भी नहीं तुम्हारा होना तो किस तरह चलना है। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि बीच का रास्ता निकाल लो, निकाह करेगा तुम्हें छोड़ देगा। मैं कहा मैडम निकाह तो करे ना, जो बात उसने की वो पूरी तो करे। मैं कहा यहाँ निकाह करे, यहाँ फिर इसको किए की सज़ा मिले ताकि इसको पता हो कि औरत की ज़िंदगी ख़राब नहीं की जाती। एक इंसान पहले ही बर्बाद था, हाँ आपने उसको बर्बाद कर दिया आके फिर से। तो कहती हैं कि यार मैं तुम्हें यही कह रही हूँ कि बीच का इन्होंने 3 दिन तक ऑलमोस्ट मुझे टॉर्चर किया। पुलिस वालों ने चौथे दिन जो है वो हमें डीएसपी के सामने पेश किया जाता, काना ठाना कि वहाँ पे जाना है और उनके सामने पेशी आप दोनों की होनी। लड़का तो मान नहीं रहा था। वहाँ पे पिक्चर्स जाती हैं, डीआईजी साहब के सामने बंदा मान लेता है कि तस्वीरें मेरी हैं, मान नहीं जाता है कि रिलेशन निकल आया है। अब उसमें जो है ना डीआईजी साहब मुझे कहते हैं कि बेटा मैसेज। मैं कहा सर मेरे पास मैसेज नहीं है क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज किया है। इसके पास तो होंगे ना, आप इससे ले लें, इसके फ़ोन में तो होंगे ना ये जितना कुछ कह रहा है। तो वो कहते हैं कि आप एक गवाह ले आएँ जिसके सामने से निकाह का आपके साथ वादा किया हो। अच्छा मैं कहा सर मैं 2 ले आऊँगी, मैं देने को तैयार हूँ गवाह। कहते हैं ठीक है, इसको रिमांड पे भेज दिया जाता है। अच्छा अब मुझे नहीं पता कि अंदर बात क्या होता है। मैडम बाहर आती हैं, आके मुझे कहती हैं बेटा तुम्हारा ड्रामा ख़त्म। मैं कहा मैडम क्या मतलब ड्रामा ख़त्म? मैंने कहा यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, यहाँ मैं ड्रामा कर रही हूँ बैठ के। कहती नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, अब बताएंगे कि क्या करना है। अगले दिन मुझे बुलाते हैं तो कहते हैं कि तुमने ना 161 के बयान कराने हैं। अच्छा अब वो तुम इसके हक में दो या इसके खिलाफ दो, तुम्हारी मर्जी है, और उसमें मेडिकल करवाना है। मैंने कहा ठीक है। अब जो गवाह होते हैं मेरे पास, गवाहों को नहीं ये आने देते पुलिस स्टेशन में। अच्छा मुझे ना रात को मजबूरन फिर एक वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल चलानी पड़ी। रिकॉर्ड वहाँ पे है जो कि मैंने 164 के बयान में लिखवाया है अच्छा कि मैंने वहाँ पे क्लियरली कहा कि पुलिस ने पैसा खाया है क्योंकि ये मुजरिम से ज़्यादा टॉर्चर मुझे कर रहे हैं। मुझे कहते हैं मेडिकल नहीं होना, केस नहीं बनता, तुम्हारा पर्चा नहीं बनता, ये है वो है। तो स्टिल कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ मुझे तैमूर डरा को भी रहे छोड़ हैं और दिया हुआ है। धमका रहे हैं। तैमूर को छोड़ा जाता है 1 महीने बाद। 1 महीना वो उनकी कस्टडी में रहता है। बिल्कुल। और उसमें ये क्या करते हैं कि तैमूर का मेडिकल करवा लिया जाता है, मेरा मेडिकल नहीं करवाया जाता। मेरा मेडिकल इन्होंने मना करा दिया मुझसे कि हम तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं। अब अंदर पूरी गेम खेली जाती है कि गवाहों को बुलाया नहीं जाता, उनसे जो है वो गवाही नहीं दिलवाई जाती, मुझे ज़बरदस्ती गवाह अभी लेके जाने कितना पड़ते अरसा हैं। गुजर गया ये सब चल रहा है? 1.5 महीना। 1.5 महीने से पहले 3 साल एक शख्स के लिए जलील हुई, बिल्कुल। अब एक और शख्स के लिए जलील हो रही है। मैम यहाँ पे तो देखे पुलिस बैठ के कर रही है जलील मुझे। अब उसको जो है पहले मेडिकल मना इसलिए कोर्ट में करवाया जाता है कि लड़के के साथ आज तुम्हारा निकाह करा रहे हैं। तो जब निकाह करना है तो मेडिकल क्यों करना है? अब जब मेरे पास वकील ही नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेडिकल क्यों करवाया जाता है और उसकी बेस क्या है। अब मुझे पता चला कि इस केस में मेडिकल जो है ना, अगर ना हो तो बेल हो जाती है और अगर हो जाए तो बेल नहीं होती। अब मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी दूर दूर तक नहीं था। अब वहाँ पे जो मॉडल टाउन कचहरी के जज साहब है वो पूछते हैं बेटा आपने मेडिकल कराना है? मैंने कहा सर नहीं कराना। उन्होंने कहा क्या चाहते हो आप? मैंने कहा सर मैं तो निकाह ही चाहती हूँ। तैमूर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि निकाह, कहता है मैंने नहीं करना। अब वो पूछते हैं वजह, कहता है कि सर इसकी डिमांडें बहुत ज़्यादा है, मैं तो नहीं करूँगा निकाह। वो मुझे पूछते हैं बेटा क्या डिमांड आपने रखी? मैं कहा सर मैंने नहीं रखी, हाँ मैंने कुछ लोगों से मशवरा किया है, मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप अपने जो हक में सिक्योरिटी रखो। मैंने कहा सर ये मेरे साथ स्टाम्प कर ले बैठ के, सिक्योरिटी रख ले कि अगर ये मुझे छोड़ता है तो इसको मुझे जो है वो 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर ये साल 6 महीने मेरे साथ पहले की तरह नॉर्मल रहता है तो मैं स्टाम्प पे लिख के दूंगी, मैं इसको माफ़ कर दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ एक रिश्ता चाहिए, एक ज़िंदगी चाहिए। वो कहते हैं कि निकाह करवाएं मैडम इनका। मैडम लिखवा के तीसरी रिमांड फिर ले जाती है। अच्छा 3 रिमांड पे लेके जाया जाता है कि हम इनके सुलह करवा के इनका निकाह करवाएंगे। और मुझे बाहर आके कहती हैं कि उसके वकील ने तुमसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है मैडम। उसको ले जाती हैं और मुझे बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन। अब उनका वकील कहता है कि मैडम हमें आपकी शर्तें मंजूर है, बट आपने ये करना है कि आपने 1 महीने का जो ना हम आपसे करवाएंगे एग्रीमेंट, 1 महीने बाद निकाह होगा, कस्टडी में निकाह नहीं होगा और आप लिख के देंगी लड़के के हक में बयान के मैंने गलत फहमी में पर्चा करवाया। अच्छा ताकि पर्चा भी खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। और मैंने कहा सर सॉरी एग्रीमेंट नहीं मैं करूँगी। कहते हैं कि उसके माँ बाप जो हैं वो गवाही देंगे। मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना वो चीज़ मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। मैंने कहा इधर पुलिस मुझे कह रही थी कि लड़के के साथ जो है ना वो तुम बैठ के समझौता करो, मैंने किया भी है।
इन्होंने बैठ के 3 दिन जो है ना लड़के को, जाहिर है प्यार मोहब्बत था ना, तो लड़की ने बात में आ ही जाना था। लड़के ने पूरा घेरा, एतवार में मुझे ले आया और ला के ये कहा कि 5 महीने बाद निकाह करूँगा, मैं तुम्हें अपने बाप की गारंटी पे जो है ना दिलवाता हूँ, तुम पर्चा खारिज करवा दो। मैंने कहा मुझे मंजूर है। अल्लाह की तरफ से मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, मुझे घर जाना पड़ा। अच्छा। और घर जाती हूँ तो उसके घर से इनडायरेक्टली मुझे इसका दोस्त ही कॉल करता है और वो मुझे कहता है कि उसका बाप कहता है कि निकाह नहीं होना, अच्छा। जो मांगना है मुंह से मांग लो, वरना पैसे पर्चा देंगे। तुम्हारे खिलाफ भी हो जाएगा। अच्छा। निकाह का भूल जाओ, पैसे ले लो, पैसे ले वही लो। मुकमुका कर लो। तो मैंने कहा कि बात वही है कि अगर तुम यहाँ पे बैठ के मुझे अपने बाप की गारंटी दे रहे हो, ऊपर से वो मुझे धमका रहे, तो कौन से तुम मुझे बैठ के मेरे साथ निकाह पढ़वाने अब वाले थे? तैमूर जो है अपने घर पर है। अपने घर पे। अपने उसके घर बाद पर ये है। चैलेंज करते हैं कोर्ट में। हाँ। मैंने मेडिकल चैलेंज किया हाँ। कि मैं मेडिकल कराऊंगी। उसके ब्याह पे इसको जेल में भेजा गया। हम्म। अब मेडिकल जो है वो चैलेंज हुआ, सेशन कोर्ट में इन्होंने बेल डाली। बेल में भी इन्होंने गेम खेली कि मुझे पेशी पे पेश नहीं होना दी। इन्होंने मुझे डराया, धमकाया, घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई, फेक कॉल्स तक करवाई गई हैं मुझे कि किसी तरह लड़की डर के पर्चा वापस ले ले। अब इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाती हूँ मैं डीआईजी ऑफिस में। मैंने 8 दिन धक्के खाए हैं, 4 एप्लीकेशन दी हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन चेंज कराओ। पुलिस ने लिखा है कि लड़के का एक बयान भी है जिसमें वो कहता है कि मेरा 2-3 साल से इसके साथ ताल्लुक था, हम शादी करना चाहते थे, मैंने इसके साथ की है, मुझसे गलती हुई, लिहाजा मुझे माफ़ी दे दी जाए। उसके बाद लड़का दूसरा बयान और पुलिस अपनी फाइल में लिखती है कि लड़की का लड़के के साथ सिर्फ 5 महीने का ताल्लुक था। लड़का कहता है लड़की मुझसे पैसे खा रही थी, लड़की मुझे ब्लैकमेल करती, डरा रही थी, धमका रही थी, सारा कुछ के कोर्ट में पेश करके उसको बेल दिलवा दी जाती। प्रूफ एक भी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। इवन कोर्ट में ये साबित किया जाता है कि लड़का लड़की के साथ इन्वॉल्व कहीं पे है ही नहीं। अरूज, अभी तो आपका केस चल रहा है, अभी हम भी पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इंसाफ दे। इंसाफ यही कि आप निकाह करना चाहती हो तैमूर से, आपकी तो कोई बड़ी डिमांड है ही नहीं। जी। एक निकाह करना चाहती हो जिस आदमी के साथ ताल्लुकात में थी, कोई अपील करना चाहती हो, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहती हो? मैम सबसे पहले तो मैं एक ही अपील करूंगी कि ये जो मैरिज है बना, इनको बंद करवा दिया जाए। खाली यहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं, बहुत से माँ बाप हैं, बहन भाई हैं जो अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। और बहुत सी लड़कियों के साथ ये हुआ भी होगा अभी तक कि सामने लोग नहीं आते। यहाँ पे एक औरत जब आवाज़ अपने लिए उठाती है ना, उसी पे जूतियाँ उठाई जाती हैं, उसी को जूतियाँ मारी जाती हैं। एक तरफ तो हम कानून बना रहे हैं कि औरत अपने लिए आवाज़ उठाए, मैंने उठाई है, मैं जलील हो रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लगा लें, एसपी ऑफिस लगा लें, अभी तक सिर्फ मुझे यही कही जा रही है कि पर्चा नहीं बनता, पर्चा खारिज बनता है। अब मुझे बताएं कहाँ मैं आवाज़ उठाऊँ, मैं अकेली हूँ, क्या और इसके करूं? बाद क्या करोगे? किसी पे भरोसा कर सकोगे? मैं तो कह रही हूँ पुलिस में मुझे भरोसा नहीं। एंड में बाद में वही करूँगी कि अगर एक लड़की के साथ जब होता है या वो करती है, हमारे मर्द और औरतें तब सड़क पे निकल आते कि इसको इंसाफ दें। जब आवाज़ कोई उठाता है तब ये बात नहीं होती। यहाँ पे सबसे पहले ना मर्दों को एक सवाल एक मर्द से लाजमी करना चाहिए कि उसे क्या नौबत पड़ गई थी कि अल्लाह के घर जाके उसको एक औरत को कंट्रोल करने के लिए कसम खानी पड़ गई है। आप मेरे से तो कर रहे हो सवाल, उससे भी ज़रा एक दफ़ा पूछ लिया जाए। अभी तक वो सामने नहीं आया, अभी तक उसने कोई बात का जवाब नहीं दिया। अगर वो सही है या वो सच्चा है या मैं उसको ब्लैकमेल करी तो वो सामने आके जवाब तो दे, नहीं दे रहे। मुझे कहा जा रहा है ऐसे ऐसे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं भी फिर वही कदम उठाऊँगी जो इंसाफ के लिए। मैं भी सड़क पे जाके वही काम करूँगी कि मैं यहाँ खुद के साथ कुछ करूँगी या मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी। तब तो आप इंसाफ दोगे ना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने पुलिस स्टेशन में रुल लिया, सब कुछ कर लिया, अब इज़्ज़त कौन सी रह गई मेरी? मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, पूरी दुनिया देख रही है मुझे यहाँ पे बैठे हुए। मेरे पास तो आगे का कोई रास्ता अब नहीं है। और मैं मरीम नवाज साहिबा से ना हाथ जोड़ के अपील करूँगी कि मेरे साथ जो ना इंसाफ किया जाए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरे साथ गलत हुआ जा रहा है। लोग कहते हैं कि पर्चा नहीं, तो एक मर्द कुछ भी करके जा सकता है, वो कुछ भी औरत के साथ कर सकता है, तो फिर आप क्यों एक औरत को कह रहे हैं वो आवाज़ उठाए? बिल्कुल जी, इस टाइम हमारे साथ अरूज मौजूद थी और अरूज का मुतालबा सिर्फ इतना है कि अगर इतने साल मुझे इस्तेमाल किया गया निकाह के नाम पर, या मुझे झांसा दिया गया कि निकाह करूंगा और उसके बाद मेरे साथ इस तरीके का फ़िज़िकल ताल्लुक़ बनाया गया, तो अब भी डिमांड सिर्फ इतनी है कि उसी झांसे के तहत जिसका नाम लिया गया मेरे साथ निकाह किया जाए। एक बेटे की माँ है और एक बीवी की हैसियत से तैमूर के साथ रहती रही। वो बच्चा उसको अपना बाप समझता रहा, एक फैमिली की तरह एक पोर्शन लेकर वहाँ पे रहते रहे, और अब वो कहता है कि मेरा दिल भर गया। उम्मीद करते हैं कि इदारे जितने भी मौजूद हैं वो इस वक्त अरूज का
साथ देंगे और इस तरह के जितने भी केसेस सामने आते हैं जहाँ पर निकाह का नाम लेकर औरत को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि मेरा दिल भर गया, इन लोगों के लिए भी कोई सज़ाएं होनी चाहिए। सिर्फ एक निकाह के नाम पर औरत को गंदा करके कि इसने उस शख्स के ऊपर एतबार किया क्यों या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, ये बिल्कुल एक गलत सोच है। एक मर्द को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी अजियत और सज़ा इस वक्त ये काट रही है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।